आगाज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के बारे में। क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं की जो आत्मा है वो आंसर राइटिंग में बसती है। नॉलेज यदि आपके पास कम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन यदि आपकी आंसर राइटिंग बेहद दमदार है तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ है, आपके पास स्मार्टनेस काफ़ी है, आप बहुत चालाक हैं, बहुत आपके पास अप्रोच बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग वीक है, आप आंसर राइटिंग से डरते हैं, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, तो मान करके चलिए कि यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और यदि आपको आंसर राइटिंग करने नहीं आती है और जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप उसको रिप्रेजेंट करना यदि आपको एग्जाम में नहीं आता है, तो चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की ही परीक्षा क्यों ना हो, आप सफल होने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो अभी कुछ महीनों के बाद होने वाली है, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं ये एक वीडियो डिजाइन किया हुआ हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। इस आंसर राइटिंग में हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि कैसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, उस क्वेश्चन का बॉडी कैसे लिखी जाती है और लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। क्योंकि यदि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन इन तीनों पर काम नहीं करेंगे, यदि आपका यह तीनों पार्ट्स कहीं न कहीं यदि कमजोर रहेगा, तो एग्जाम में इसमें मार्क्स लेना मुश्किल रहेगा। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के लिए कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि कोई भी यदि एक गुड आंसर है तो गुड आंसर में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए उस आंसर में। तो उसमें स्पीड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, कंटेंट्स होने चाहिए और लास्ट में वर्ड वर्ड की लिमिट भी होती है। यहाँ पे हम स्पीड की बात नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक फुल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास कंटेंट क्या होने चाहिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। कोई भी आंसर हो तो उस आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो तीन तरीके से होती है। पहले हम क्या लिखते हैं, तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन लिखना क्यों जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कब लिखना है। ये आने वाले जस्ट कुछ सेकंड बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम आते हैं मूल क्वेश्चन पे, यानी कि जो हमसे पूछा जाता है हम उसके बारे में लिखते हैं और उसको लिखने के बाद हम क्वेश्चन को हम आंसर से क्या करते हैं, तो उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, उसकी हम रैपिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो हम कंक्लूजन बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, तो कंक्लूड कर दिए। तो कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम हो, उसमें स्ट्रक्चर में हम ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब सवाल यह आता है कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमको क्या लिखना है। यानी कि इंट्रोडक्शन में जो हम लिखेंगे वो हमारा कंटेंट का पार्ट बनेगा, बॉडी में हम क्या लिखेंगे वो हमारा कंटेंट का पार्ट बनेगा और कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे वो भी हमारा कंटेंट का पार्ट बनेगा। तो एक तरह से स्ट्रक्चर क्या होता है कि वह आंसर का एक कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, जबकि जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स उस स्केलेटन के चारों ओर जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो एक पूर्ण आंसर बन सके। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यानी कि इंट्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो यदि हम इंट्रोडक्शन के यदि हम पर्पस की बात करेंगे तो इसका तीन पर्पस होता है। पहला पर्पस ये होता है कि यदि हमारा इंट्रोडक्शन सही है तो इंट्रोडक्शन ये बताता है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, यानी कि आपकी समझ को बताता है। यदि आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन को सही से समझा ही नहीं है। दूसरा ये होता है इंट्रोडक्शन का उद्देश्य कि ये हमको ये बताता है कि
जो आंसर आप लिखने जा रहे हैं उसकी दिशा क्या है। तो जो दिशा वह कहाँ से तय होती है, तो दिशा इंट्रोडक्शन से ही तय होती है। और जब क्वेश्चन के बारे में आपकी समझ, जब आंसर की दिशा दोनों जब सही होती हैं, तो जो इसका प्रभाव होता है वो एग्जामिनर पे पॉजिटिव पड़ता है और कहीं न कहीं ये एग्जामिनर को मजबूर करता है आपका पूरा आंसर पढ़ने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य देखने के बाद हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखा कैसे जाता है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कुछ अप्रोच होते हैं। यहाँ पर मैं 5 अप्रोच की बात करूंगा। मैं उन्हीं अप्रोच की बात करूंगा जो मैंने खुद प्रैक्टिस में किया हुआ है और इसी प्रैक्टिस से मैंने एक बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, 3 बार मैं मेंस दे चुका हूँ। अभी मैं जून में जस्ट 2024 का एग्जाम मैं दे करके आया हूँ और मैं वही एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो सबसे पहला अप्रोच होता है, जो बहुत ही कॉमन अप्रोच होता है, वो होता है डेफिनिशन अप्रोच। यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो कुछ भी यदि कीवर्ड दिया हुआ होता है उसको हम डिफाइन करके अपना इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि यदि वो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या यदि कोई लीगल प्रोविजन होता है तो वहां से भी हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि कोई बैकग्राउंड हो, जैसे यदि कोई एक ऐसा इंसिडेंट दिया गया है जिसका हिस्ट्री में या जियोग्राफी में कोई यदि इसकी पृष्ठभूमि है, कोई बैकग्राउंड बन रही है, तो उस बैकग्राउंड से भी हम इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर यह आता है कि जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो करंट अफेयर्स होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या करते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ये आता है कि जब भी कोई कमेटी अपना कोई अगर रिकमेंडेशन दिया हुआ है, कमेटी ने कोई रिपोर्ट दिया है, या कमेटी ने कोई यदि डेटा है, या डेटा कोई मिनिस्ट्री ने भी यदि गवर्नमेंट के साइड से पब्लिश किया हुआ है, तो हम वहां से भी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उसमें हमको स्टार्टिंग डेफिनेशन से करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन से करना है, बैकग्राउंड से करना है, या करंट कॉन्टेक्स्ट से करना है, या किसी कमेटी का रिपोर्ट रिकमेंडेशन या कोई डेटा दिया गया है वहां से करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन में डेफिनेशन से ही हम स्टार्टिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा किया जाएगा तो वह इंट्रोडक्शन जबरदस्ती का लगेगा और यह एग्जामिनर पर कहीं न कहीं निगेटिव इम्पैक्ट बनाएगा, जो ये बताएगा कि आपका जो समझ है क्वेश्चन को लेकर के वो सही नहीं है और दिशा आपके आंसर की सही नहीं जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, डेफिनेशन देना या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देना या करंट का कोई कॉन्टेक्स्ट देना या किसी कमेटी का रिकमेंडेशन देना। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहता है। तो इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि हमको कौन सा बेस्ट सूटेबल इंट्रोडक्शन रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि हमको इंट्रोडक्शन कब लिखना है। कब का मतलब ये हो गया कि किन किन क्वेश्चंस में लिखा जाता है। क्या ये जरूरी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन का लिखना जरूरी होता है, या कुछ क्वेश्चंस में हम इंट्रोडक्शन को हम स्किप कर सकते हैं। तो याद रखें, जब किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यदि व्हाट से होती है या उसके डेफिनेशन से होती है तो उसमें हम अलग से इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां तक यूपीएससी की बात होती है तो उसमें ना एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस में हमको इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना होता है। लेकिन जहां तक यूपी पीसीएस की बात है तो यहाँ पे क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन में जैसा वहां पे सिचुएशंस होती है वैसा हम वहां पे इंट्रोडक्शन को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हम स्किप कब करेंगे, किन सिचुएशंस में करेंगे, वो आने वाले टाइम में जैसे हम क्वेश्चंस को पिक करते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा कि यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन लिखना है और यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। सेकंड नंबर पर आता है बॉडी, यानी कि किसी भी क्वेश्चन की बॉडी कैसे लिखी जाती है। तो क्वेश्चन की बॉडी ये होती है कि हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि उस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, यानी क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है।
और क्वेश्चन में जो डिमांड है, डिमांड के अलावा हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में कितने डायमेंशन बन रहे हैं और हमको सभी डायमेंशंस को अप्रोच करना होता है। कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियरली एग्जाम में दिया हुआ, क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, और जैसे कुछ क्या होते हैं, कुछ अनहाइड होते हैं यानी बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, कुछ डायमेंशन जो होते हैं हाइड होते हैं, वो भी हमको लिखना होता है। और तीसरा ये होता है कि हमको सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम बॉडी लिखें तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस का डायमेंशन पूछा गया है, जिस सीक्वेंस में उसके डिमांड दिया गया है, उसी तरह से हम उसकी सप्लाई भी करेंगे, उसी सीक्वेंस में करेंगे। सीक्वेंस में कभी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई पॉइंट यदि पहले आना चाहिए तो उसको बाद में नहीं लिखा जा सकता है। और हमारी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इस पॉइंट को हमको ये अब लिखना है, इस पॉइंट को इसके बाद लिखना है। ऐसा नहीं है कि जब भी हम आंसर लिखते जाएं और कोई पॉइंट हमको याद आ जाए तो उसी टाइम पर हम उसको क्या करें, उसमें हम इंसर्ट कर दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग होती है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो हमारा डैमेज हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा, और जिसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पर निगेटिव पड़ेगा और हमारे कुछ मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। तो जहाँ तक ये बॉडी का पार्ट है, ये हमारा मेन क्वेश्चंस का हिस्सा होता है। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉडी हमको एग्जैक्टली लिखना कैसे है। लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि जो कंक्लूजन का पार्ट होता है, तो कंक्लूजन में हमको क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंक्लूजन वाई, कि हमको कंक्लूजन लिखना ही क्यों है। तो इंट्रोडक्शन की तरह यहाँ पर भी कंक्लूजन का तीन पर्पस होता है। पहला पर्पस ये होता है कि ये बताता है कि जो आंसर है वो क्लोज हो गया है, ठीक। तो क्लोजर का सेंस आता है, और दूसरा सेंस ये होता है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल मैच्योर होता है कंक्लूजन से, और बैलेंस होता है। जो तीसरा पार्ट होता है ये बताता है कि जो हमारा एक ऑप्टिमिज्म और जो हमारा ओपिनियन होता है, यानी जो सॉल्यूशन है, यानी कि ये ऑप्टिमिज्म और सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमको कंक्लूजन क्यों लिखना चाहिए, तो हमने ये बता दिया। इसके अलावा है कि कंक्लूजन लिखना कैसे है। तो अब यहाँ पर आता है कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं 5 अप्रोच, यानी कि प्रूवन अप्रोच है, ये बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप कोई भी कंक्लूजन होगा, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, उसका कंक्लूजन हम लिख। पहला अप्रोच होता है वे फॉरवर्ड का, कि हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। इसके अलावा दूसरा है कंक्लूजन में कि जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन है, जैसा कि हम इंट्रो वाले पार्ट में करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन या कोई लीगल रिकमेंडेशन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई विजन हो, कोई ऑप्टिमिस्टिक टोन, या यदि कोई कमेटी है और उस कमेटी का यदि कोई रिकमेंडेशन आया हुआ है, और कमेटी ने यदि कोई अपना रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, तो उस रिपोर्ट और पब्लिकेशन, उस रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के बेस पर भी हम अपना कंक्लूजन रख सकते हैं कि फलां कमेटी ने ये बताया हुआ है, यानी कि ये रिकमेंडेशन दिया है। लास्ट में है डेटा, यदि आपके क्वेश्चंस को यदि जस्टिफाई कर रहा हो आपके आंसर को, तो ये भी हम अपने आंसर में, अपने कंक्लूजन में डेटा को भी हम लिखेंगे। लेकिन याद रखें कि जब भी हम डेटा को लिखेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जैसे ही हम अपना इंट्रो लिखे, बॉडी लिखे, कंक्लूजन लिखे, तो हमको एक चीज यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे इंट्रो लिखा, इंट्रो का जो कंटेंट है और बॉडी का जो कंटेंट है और लास्ट में जो ये कंक्लूजन का जो कंटेंट है, ये तीनों कंटेंट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग है, बॉडी बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रही है लेकिन वो कहीं से भी इंट्रोडक्शन से लिंक नहीं है,
या जो बॉडी का पार्ट है, जो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, उसका कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है। तो याद रखें कि जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, उस आंसर में एक फ्लो होना चाहिए कि पहले आप इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंट्रो का जो पार्ट्स होगा वो कहीं न कहीं बॉडी से अटैच रहेगा। कोई भी डेफिनिशन, डेटा, रिकमेंडेशन हम कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो हमारे बॉडी वाले पार्ट से अटैच नहीं है। यदि बॉडी वाले पार्ट से जो अटैच नहीं रहेगा, फिर वो इंट्रोडक्शन किसी मतलब का नहीं रहेगा, वो बिल्कुल लोनलीनेस में रहेगा, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम लिखेंगे इंट्रो को, तो वो बॉडी से क्या रहेगा, तो अटैच रहेगा, और बॉडी से ही अटैच हमारा कंक्लूजन भी रहेगा, और कंक्लूजन में हम कोई भी एक नई बात स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने के बाद ये लगे कि अब तो कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। यदि ऐसा होगा तो हमारा आंसर की स्ट्रक्चरिंग वीक रह जाएगी, उसका कंटेंट्स वीक रह जाएगा, और फाइनली जो मार्क्स जितना मिलना चाहिए उस मार्क्स में हमारी कटौती हो जाएगी और हमको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, बॉडी और कंक्लूजन को लिखने के बाद हम ग्राउंड लेवल पर एक क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे, और उसके आंसर को हम देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन वहां पर बन रहा है, कैसे बॉडी बन रही है, और कैसे कंक्लूजन वहां पे बन रहा है। इस एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमारे पास जो अप्रोच है, हम उसी अप्रोच पर स्टिक रहेंगे। जैसे पहला अप्रोच क्या था कि वो था हमारा डेफिनेशन का अप्रोच था, कि हम उसमें डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई लीगल प्रोविजन का अप्रोच था। तीसरा था हमारा कि कोई भी बैकग्राउंड है, ठीक, उस इंसिडेंट का, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो। फोर्थ आता है कि यदि उसका कोई करंट से यदि कोई कॉन्टेक्स्ट मिल रहा हो, तो वहां से हम उस इंट्रोडक्शन की स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा था कि किसी कमेटी कोई रिकमेंडेशन हो, कोई रिपोर्ट हो, या कोई डेटा हो, तो वहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा अप्रोच सबसे बेटर रहेगा। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थीं, उसका हमको लेखा जोखा बताना है। तो यदि हम डेफिनेशन के अप्रोच से जाएंगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि स्वतंत्रता क्या होता है, या भारत के समक्ष चुनौतियां क्या थी। डेफिनेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल absurd हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन के अप्रोच से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है। तो यदि हम स्वतंत्रता की बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 19 भारत के स्वतंत्रता से इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई लीगल अप्रोच भी नहीं मिल रहा है, जिससे फिट नहीं बैठ रहा है। यदि हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया है कि यदि कोई घटना है जिसका ऐतिहासिक और भौगोलिक कोई पृष्ठभूमि उसकी बन रही है, तो हम वहां से इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि हम देखें, तो हमारे पास कौन कौन से अप्रोच बच रहे हैं। जैसे करंट, यदि करंट का हम देखें, तो भारत की स्वतंत्रता से आज का जो करंट है, क्या इससे कोई लिंक मिल रहा है उसमें? तो ऐसा कोई खास कोई लिंक नहीं मिल रहा है जो चुनौतियों के बारे में बात करें। हाँ, यह एक लिंक जरूर है कि भारत अभी जल्द ही 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन वहां से कुछ खास हमको मिलेगा नहीं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा कंटेंट, करंट कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर नहीं बैठेगा, और कोई भी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन या कोई डेटा भी इसके संदर्भ में नहीं आया हुआ है। तो जब भी हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो हम ये बैकग्राउंड वाला इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया, या स्वतंत्रता प्राप्त की, तो नए राज्य के रूप में भारत को राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन,
एवं खतरों, बाह्य और आंतरिक खतरे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाह्य और आंतरिक खतरे या खतरों से निपटना था। अब इस इंट्रोडक्शन को एक बार फिर से देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है कि हमको चुनौती के बारे में डिस्कस करना है, तो हमने उसी चुनौती को अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में लेकर के आए। तो हमने लिखा हुआ है कि तो नए राज्य के रूप में भारत को राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं बाह्य और आंतरिक खतरों से क्या था, निपटना था। तो अब जैसे ही हम इन खतरों से निपटने की बात किए, वैसे ही कहीं न कहीं हम चुनौती को लेकर के हमने अपने आंसर का रास्ता जो है वो हमने खोल दिया, इसको हमने ओपन कर दिया। तो अब ये हमारा क्या करेगा, हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया और इंट्रोडक्शन हमारा ओपन हो गया किसके लिए? चुनौती के लिए ओपन हो गया। अब यहाँ से हम चुनौती पर धीरे से जंप कर जाएँगे। तो यदि हम चुनौतियों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेंगे जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। अब प्रमुख चुनौतियों की यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास जो भी 4 या 5 प्रमुख चुनौतियाँ होंगी उनको हम ऐसे लिख लेंगे। कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि राजनीतिक और प्रशासनिक समेकन हमने लिख लिया। यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक कैसे उसको एक किया गया भारत को, एक चुनौती पहला ये हो गई। दूसरी है शरणार्थी संकट और सांप्रदायिक हिंसा। ये हमारा एक चुनौती ये हो गई। तीसरी चुनौती ये है आर्थिक रूप से अविकसित, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अविकसितता और व्यापक गरीबी। एक हमने ये लिख लिया। इसके अलावा हमको लिखना है सामाजिक एकीकरण और सामंजस्य। और लास्ट में हम ये लिखेंगे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियां, यानी कि आंतरिक और बाह्य आंतरिक और बाह्य चुनौतियां हम लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास 5 हो गए मुख्य चुनौतियां। अब हम क्या करेंगे कि एक-एक चुनौती को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। जैसे हम ये पहले को हम ले लिए कि राजनीतिक और प्रशासनिक समेकन में हम क्या-क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम केवल 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें। कौन-कौन से पॉइंट लिखेंगे? तो पहला हम ये लिख लेंगे कि जो भी रियासतें थीं भारत में, तो रियासतों का एकीकरण, एक हमारा चैलेंज ये था। क्योंकि जैसा कि हमको ये पता है कि मोर देन 543 रियासतें थीं और उनको एक करना भारत में ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ। तो ये हमारा एक चैलेंज ये हो गया। दूसरा चैलेंज हो गया सेकंड नंबर पर हम देखेंगे सीमांकन, नए सीमांकन। नए सीमांकन का मतलब ये हो गया जैसे जो रेड क्लिफ लाइन बनाई गई, ठीक? तो ये रेड क्लिफ लाइन क्या थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नई सीमाओं का अंकन किया गया था इसके माध्यम से। और तीसरे में यदि हम ये देखें तो तीसरा में ये था कि जो औपनिवेशिक प्रशासन था, औपनिवेशिक प्रशासन से
यानी कि स्वतंत्र प्रशासन की तरफ हम चल रहे थे, तो जिसमें जो चुनौतियां आ रही थी, चुनौतियां कैसे आ रही थी, जैसे कि औपनिवेशिक, यानी कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उस टाइम पर जो हमारे यहाँ की नौकरशाही थी, जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका थी, ठीक, अब क्या था कि अब भारत आजाद हो गया था, तो अब नौकरशाही का स्ट्रक्चर या जुडिशियरी का जो स्ट्रक्चर था अब वो बदल रहा था, तो संक्रमण काल था। तो ये भी एक चुनौती थी कि उसको एक स्वतंत्र भारत के रूप में स्वतंत्र भारत को स्वीकारना था, और जो यहाँ पर नए चैलेंज थे उसके समक्ष अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करना था। तो ये जब तक नौकरशाही यदि हमारी अगर उसी तरह से चलती तो हम उसके समक्ष जो चुनौतियां आई थी उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अगर शरणार्थी संकट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 अप्रोच, यानी कि 3 कारण कौन-कौन से थे। यहाँ पर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला ये था कि भारत का विभाजन। तो पहला रीज़न क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लिखेंगे पॉइंट में तो हम विभाजन लिखेंगे, और जैसे ही हम विभाजन लिखेंगे तो उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ये कैसे हुआ? तो विभाजन में क्या हुआ कि मिलियंस लोग क्रॉस बॉर्डर किए, यानी कि भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, और उसके बीच में दोनों कम्युनिटी में क्या हुआ, तो सांप्रदायिक हिंसा हुई। और सांप्रदायिक हिंसा होने के कारण यहाँ पे बहुत से समुदाय ऐसे थे जो शरणार्थी के रूप में आए थे, तो उन शरणार्थियों का पुनर्वास करना भी एक तरह से हमारे भारत के लिए उस समय चैलेंज था। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हम 3 पॉइंट लिखेंगे, विभाजन लिखेंगे, सांप्रदायिक हिंसा लिखेंगे, और शरणार्थियों का पुनर्वास लिखेंगे। अविकसितता और व्यापक गरीबी के रूप में यदि हम बात करें तो भारत औपनिवेशिक जो भारत था वहां पे क्या था कि भारत कृषि प्रधान देश था, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो भारत कृषि प्रधान देश था, भारत में उद्योग की कमी थी, जो मूल अधोसंरचना होती है उसकी कमी थी, तो हमको इसके बारे में काम करना था। और भारत में जो है कि निरक्षरता, यानी कि व्यापक गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी भी काफी व्यापक स्तर पे थी। तो भारत सरकार को, जैसे भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर, इसके बारे में भी वर्क करना था, यानी कि काम करना था। और तीसरा ये था कि जो खाद्य सुरक्षा है, यानी कि जो हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी है, तो यानी कि खाद्य की भी हमारे पास प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास अन्न उतना नहीं उपज पा रहे ताकि वो अपने हम देशवासियों को खिला सकते। तो इसके लिए खाद्य और जो डेली उपभोग करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, ठीक, यानी कि उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं, सब कुछ हम क्या कर रहे थे, तो हम इसको आयात कर रहे थे विदेशों से। जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय हम फूड सरप्लस में नहीं थे, हमारे पास फूड डेफिसिट था, खाद्य का संकट था, उसको हम इंपोर्ट करते थे। और कैसे ये खाद्य का संकट ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के माध्यम से दूर हुआ। तो इसमें हमने ये 3 चीजें देख लिया। अब ठीक उसी तरह से यदि आप सामाजिक एकीकरण और यदि सामंजस्य के बारे में बात करेंगे, तो भारत में अब 3 प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी इस कैटेगरी के अंदर। वो कौन-कौन सी आ रही थी? तो आइए उसको हम ये तो पहली प्रॉब्लम आती है कि भारत विविधता और बहुलता का देश है। तो विविधता हो गई और बहुलता है। तो विविधता और बहुलता से प्रॉब्लम ये आई कि जो छोटे-छोटे जो ग्रुप थे, यानी कि जो छोटे-छोटे जो क्षेत्र थे, उनमें आपस में क्या हो गया, तो सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। जैसे कि 543 रियासतें थीं, जब वो एक में हो रही थीं, तो उनका जो बॉर्डर है, जो उनकी सीमा है, वही निर्धारित नहीं हो पा रही थी। और जितने भी भारत में जो छोटे-छोटे जो ग्रुप हैं, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप हों, चाहे अदर ग्रुप हों, वो सभी अपना एक समावेशी भारतीय पहचान चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि समावेशी भारतीय पहचान सबको देना ये मुश्किल था। और दूसरे नंबर पर ये आता है कि जैसे कि जो जाति, लिंग और क्षेत्रीय जो असमानता थी, ये भी चैलेंज थी भारत के लिए उस टाइम पर। और लास्ट में ये आता है कि भाषाई जो क्षेत्र थे, यानी कि भाषाई क्षेत्र के रूप में पहचान। तो भाषाई क्षेत्र के रूप में पहचान का मतलब ये हो गया कि जैसे साउथ के कई ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर अपना पहचान बनाना चाह रहे थे, और इसमें ये सफल भी हुए। जैसे जो तेलुगु प्रदेश है, जिसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना जो
भाषा के आधार पे बना था ये। तो इसको हमने देख लिया, ये भी हमारे लिए चैलेंज था। और चैलेंज आपने ये देखा होगा कि आंध्र प्रदेश कैसे बना, उसके लिए कितना कितना स्ट्रगल मूवमेंट, और ये कैसे एक पंडोरा बॉक्स बना, और कई अलग अलग जो राज्य थे वो भी अपने भाषा के आधार पे अपना राज्य की मांग कर रहे थे। और इसी मांग को पूरा करने के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई थी, जैसे कि फजल अली कमेटी हो गई, जेवीपी कमेटी हो गई, ठीक। अब इसके अलावा जो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि आंतरिक और बाह्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। सुरक्षा और बाहरी खतरे में जैसे कि हमने पहले ये देख लिया कि हमारा ये कश्मीर संघर्ष हो गया, और कश्मीर संघर्ष के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद, जल विवाद भी हुए, इसको हमने किया। और जल विवाद को हमने इसको सुलझाया कैसे, तो सिंधु जल समझौता से, जो कि 1960 में हुआ था, ये इसी के टाइम पर हुआ। और इसके अलावा कई आंतरिक समस्याएं या चुनौतियां भी थीं, जो उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय उभर करके ये सामने आई हुई थी। कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो उन चुनौतियों का हमने एक फ्रेम तैयार हमने कर लिया कि कौन सी चुनौतियां थी उसमें और क्या क्या समस्याएं आ रही थी। अब इसके बाद लास्ट में आता है कि यदि हमको इसका कंक्लूजन लिखना हो, यानी कि निष्कर्ष लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो निष्कर्ष लिखने के लिए क्या हम करेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे कि निस्संदेह भारत एक जटिल स्थिति में कदम रखा, किंतु लोकतांत्रिक शासन और आर्थिक नियोजन के मार्ग पर चलते हुए भारत आधुनिकीकरण की नींव और भविष्य में सुधारों की रूपरेखा तैयार की। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो अब जैसे यदि पूरे क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या किया, जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा तो हमने चुनौती पे ला करके यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास चुनौती है, चैलेंज है, और जब भी हम चुनौती या चैलेंज लिखेंगे तो उसमें कोई ना कोई हम एक सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। तो वो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर क्या आ गया कि लोकतांत्रिक शासन और आर्थिक नियोजन के मार्ग पे भारत चला, जिसको जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। और चलते हुए भारत ने क्या किया, तो आधुनिकीकरण का नींव रखा और भविष्य में सुधारों की रूपरेखा भी तैयार किया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जैसे निष्कर्ष में मैंने ये बताया था कि निष्कर्ष का जो अप्रोच होता है, जो सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच था, तो ये हमारे कंक्लूजन में हमने एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लिख करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए। तो जब यदि हम अपना आंसर इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल ओके है। ये हमारा मेन बॉडी है, क्योंकि इसमें मेन बॉडी में केवल पूछा है, केवल एक डायमेंशन ही पूछा है। वो केवल चुनौती के बारे में बात कर रहा है, और चुनौती कब की बात कर रहा है, तो तुरंत बाद वाली बात कर रहा है, न कि अब की बात कर रहा है या 80 या 90 में जो हुआ उसकी बात कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हम क्या लेकर के आए, तो कंक्लूजन से हम इसको कंक्लूड कर दिए और एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर के आए, जिसमें क्या है कि हमारा पॉजिटिव टोन है कि जो भी हमारे पास समस्याएं थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, और आगे हम सॉल्व करने की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट किए। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लाइव इसकी एक फ्रेमिंग बता दिया, अब आपको बैठ करके विद इन 10 मिनट्स आप इसको सॉल्व करना है। इवन ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन 125 वर्ड्स में पूछा गया है।
तो 125 के लिए आइडियली जो होता है आपके पास 6 मिनट का टाइम होता है, लेकिन अभी आप एक प्रैक्टिस के दौर में हैं, तो प्रैक्टिस में आप इसको 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए। विद इन 10 मिनट्स सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपको दिखाई कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको रफली लिखा हुआ है, केवल फ्रेम मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसको देख करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। और आप ये जरूर करिए, टाइम का ख्याल जरूर रखिए। और जब आप अपना आंसर कंप्लीट लिख लें, तो अपने आंसर को इवेल्युएट करने के लिए आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला ये है कि स्पीड का है, क्या आपने स्पीड का ख्याल रखा। दूसरा ये है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चरिंग कैसा है। तीसरा कंटेंट कैसा है। और फोर्थ ये है कि वर्ड लिमिट का अपना ध्यान रखा या नहीं। क्योंकि ये याद रखें कि स्वतंत्रता के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो स्वतंत्रता के बारे में पूरी के पूरी एक बुक लिखी जा सकती है, एक पूरा का पूरा नॉवेल लिखा जा सकता है, लेकिन आपको केवल इसको 125 शब्दों में लिखना, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक। ओके। तो अब हम यहाँ पे इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।